सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल AGNI मांगा। तो यार एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ डीमन एम्पर की एक और बिल्कुल नई एपिसोड के साथ, जो कि होने वाली है एपिसोड नंबर 244। तो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दें। शुक्रिया। एंड शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा, ज़ू फेंग वापस ड्रैगन क्लाउड सिटी में आ जाता है और तभी लीजेंड स्टेट और तीनों 7 बड़ी फैमिलीज के एल्डर ज़ू फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन वहीं पे एल्डर ली भी एक शानदार एंट्री लेते हैं और ज़ू फेंग को बचा लेते हैं। इसके बाद ज़ू फेंग एल्डर ली को लीजेंड स्टेट और बाकी के सभी लोगों को मारने के लिए कहता है, मगर उन्हें वहाँ पे लड़ने से रोकने के लिए मास्टर फेंग क्यूबाई उनके सामने आ जाते हैं। तो इसके आगे का एपिसोड हम लोग आगे देखेंगे। तो अब एपिसोड की स्टार्टिंग में एल्डर ली अपने एक स्पेशल मूव गोस्टली ड्रैगन क्ला के साथ मास्टर फेंग क्यूबाई के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, कि उन्हें रोकने के लिए मास्टर फेंग क्यूबाई भी अपने एक स्पेशल मूव प्रोफाउंड हेवन स्वॉर्ड स्टार के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो अब एक तरफ एल्डर ली का गोस्टली ड्रैगन क्ला और दूसरी ओर मास्टर फेंग क्यूबाई का प्रोफाउंड हेवन स्वॉर्ड स्टार अटैक एक दूसरे से टकराता है। तो वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिसका की इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है न सिर्फ ग्रैंडमा और सातों 7 बड़ी फैमिली के एल्डर्स बल्कि मास्टर होंगफू और सरलैंग भी मुश्किल से ही खड़े हो पा रहे होते हैं। फिर उस अटैक के बाद वहाँ पे चारों ओर धुआं फैल जाता है, जिसके बाद जैसे ही वहाँ से धुआं हटने लगता है तो मास्टर लिंग ये देख काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि वहाँ पे इतनी खतरनाक तबाही के बाद मास्टर फेंग क्यूबाई और एल्डर ली दोनों में से किसी को कुछ भी नहीं हुआ होता है। इधर मास्टर फेंग क्यूबाई भी एल्डर ली की ओर देखते हैं और एल्डर ली भी मास्टर फेंग क्यूबाई की ओर देखते हैं। साथ ही एल्डर ली के हाथों में से थोड़ा बहुत खून भी बह रहा होता है, जिसे देख मिस जिया थोड़ा परेशान होते हुए कहते हैं कि इन दोनों के दरमियान इस अटैक में तो एल्डर ली को ही थोड़ा नुकसान हुआ है। ज़ू फेंग कहता है कि नहीं, ये कोई नुकसान नहीं है, लेकिन सेटलमेंट कभी भी दूसरे पर हावी नहीं हो सकता है। ज़ू फेंग के इतना कहते ही मास्टर फेंग क्यूबाई की फ्लूइड की ओर दिखाया जाता है, जो कि एल्डर ली के इस अटैक की वजह से अब टूट करके नीचे जमीन पर गिर चुकी होती है। ये देख मास्टर फेंग क्यूबाई कहते हैं कि ब्रदर ली, ये फ्लूइड 50 सालों से मेरे पास है और मेरा साथ दे रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इसे यहाँ पे टूटता हुआ देखूंगा। इसे ऐसा समझो कि जैसे कि मैं इस फैक्शन में एक हैवी लॉस में हूँ। तो फेंग क्यूबाई की ये बात सुन करके एल्डर ली भी अपना हाथ उन्हें दिखाते हुए कहते हैं कि मेरा ये आयरन हैंड भी मेरे साथ 158 ईयर्स से मेरा साथ दे रहा है, लेकिन आज इसका एक काफी बड़ा नुकसान हुआ है। मैंने इस एक्सचेंज में इसे खो दिया है। इधर ये दोनों ही एक दूसरे की इन बातों को सुन करके वहाँ पे जोर जोरों से हंसने लगते हैं और एल्डर ली हंसते हुए मास्टर फेंग क्यूबाई से कहते हैं कि मिस्टर फेंग, क्या हमें एक बार फिर से इस चीज का प्रयास करना चाहिए और इस सेटलमेंट को यहीं पर सेटल करना चाहिए। इस मास्टर फेंग क्यूबाई भी हंसते हुए कहते हैं कि चूंकि ब्रदर ली बहुत ही विनम्र हैं, इसलिए मैं इनका बहुत ही आभारी हूँ। तो कहते ही दोनों ही एक दूसरे की ओर आगे बढ़ने लगते हैं कि तभी उन दोनों के बीच में वहाँ पे ज़ू फेंग उनको आवाज लगाता है और उनसे कहता है कि एल्डर ली, आज के दिन हम लोग इनको यहाँ पे छोड़ रहे हैं, वो भी इसलिए क्योंकि मैं मास्टर फेंग की काफी ज्यादा रेस्पेक्ट करता हूँ। इसलिए अब हम लोगों को अपनी इस ग्रज, नाराजगी और दुश्मनी को लीजेंड स्टेट से किसी और दिन सुलझानी होगी। ज़ू फेंग की ये बात सुन करके मास्टर फेंग क्यूबाई भी अपने मन में सोचते हैं कि ये बच्चा सच में काफी ज्यादा स्मार्ट है। ये अच्छी तरीके से जानता है कि इसे कब पीछे हटना चाहिए। फिर ये सब सोचने के बाद मास्टर फेंग क्यूबाई एल्डर ली से कहते हैं, फिर ब्रदर ली, हम लोग इस चीज को सेटल करने के लिए किसी और दिन खेलेंगे, वरना आपका ये स्टीवर्ट ज़ू और भी ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। सुनकर के एल्डर ली 1 मिनट के लिए मास्टर फेंग क्यूबाई की ओर देखते हैं, फिर वहाँ से जाने के लिए दूसरी ओर मुड़ जाते हैं और मास्टर फेंग क्यूबाई से कहते हैं कि तो फिर ठीक है, क्योंकि स्टीवर्ट ज़ू ने ऐसा कहा है, इसलिए मेरे पास पीछे हटने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। मगर लेकिन हमारी ये फाइट, इस फाइट को हम लोग किसी और दिन जरूर लड़ेंगे। एल्डर ली को वहाँ से इतनी आसानी से जाता हुआ देख करके मास्टर फेंग क्यूबाई भी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और अपने मन में कहते हैं, मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे एक इतनी खतरनाक चीज होगी। मैंने बस ली जिंगटियान पर एक ताना मारा, ये देखने के लिए कि क्या वो उस लिटिल
लिटिल डीमन के शब्दों का पालन करते हैं या नहीं। जू फेंग के ऑर्डर्स को ना मानने के बारे में सोचने के लिए भी एक पल भी नहीं सोचा। उनका रिप्लाई बिल्कुल शांत है कि ग्रैंड मैड डिपर को जू फेंग की बातों को सुनना सामान्य था और उन्हें ये मेंशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ी कि उसकी डिवोट में एक फॉल्ट था। इसका मतलब तो सच में एक राजा के रूप में जू फेंग की क्वालिफिकेशंस अब विकसित हो गई हैं। ये अपने साथियों को अपनी ओर खींचने जितना आसान नहीं है, लेकिन इसमें ली जिंगटियान जैसे पावरफुल और आश्चर्यजनक लोगों को अपने बैनर के नीचे अपनी बात मनवाने की शक्ति शामिल है। जू फेंग को ड्रैगन वेन सोल का मिलना महज सिर्फ एक इत्तेफाक है। उसके पास तो पहले से ही एक राजा बनने की शक्तियां मौजूद हैं, लेकिन अब ये भी हेवेंस द्वारा पहले से ही तय किया गया है। तो मतलब तो ये चीज सच में एक डरावनी चीज है। मास्टर फेंग क्यूबाई ये सब सोच करके परेशान हो ही होते हैं कि तभी जू फेंग उनसे कहता है कि मिस्टर फेंग, आप एल्डर ली को रोकने में काफी ज्यादा तेज थे। इसका मतलब आप एक सच्चे डिवाइन ड्रैगन हैं। एम्परर ने ड्रैगन क्लाउड सिटी के आदेशों की अध्यक्षता करने के लिए आपको भेजने में सबसे सही चॉइस चुनी है, क्योंकि जब हुआंगफू और टियानयू की टीम ने सबसे पहले मेरे ऊपर हमला किया था तो आप लोगों में से किसी ने भी उन लोगों को रोकने के लिए हस्तक्षेप नहीं किया था। लेकिन जब हमारी ओर से ली जिंगटियान ने उन लोगों के ऊपर अटैक किया तो आप लोगों ने उन्हें रोकने के लिए एक पल भी नहीं सोचा। आपके लिए एक स्पष्ट संकेत था कि मैं उसे मारना चाहता था। फिर आपको ड्रैगन क्लाउड सिटी के ऑर्डर्स को बनाए रखना समय आप लोगों के लिए एक सबसे अच्छा बहाना है, और अब जाहिर तौर पे इस चीज ने मुझे आप लोगों के लिए संभावित तौर पर एक दुश्मन के रूप में ध्यान में रखा है। फेंग की ये बात सुनकर के मास्टर फेंग क्यूबाई भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और अपने मन में कहते हैं कि जब जू फेंग ने ली जिंगटियान से हुआंगफू टियानयुआन के ऊपर अटैक करने के लिए कहा था तो ये सब मेरे रूप को देखने के लिए था कि मैं इस सब के बारे में आखिर क्या स्टैंस लेता हूँ। ये तो काफी हैरान करने वाली बात है और ये लिटिल डीमन जू फेंग सच में काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। मास्टर फेंग क्यूबाई पीछे खड़े ये सब सोच रहे होते हैं, जबकि एल्डर ली और जू फेंग वहाँ से जा रहे होते हैं। थोड़ी आगे जाने के बाद जू फेंग एक जगह पे जाकर के रुकता है, पीछे मुड़कर के सर लैंग को आवाज लगाते हुए कहता है कि सर लैंग, इस बार के लिए तो मैं अपनी हार मान लेता हूँ, लेकिन ये बात आगे याद रखना कि खेल अभी शुरू हुआ है। जू फेंग कहता है कि इस बार के लिए तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगली बार एक बार फिर जब हम मिलेंगे तो वहाँ एक जोरदार धमाका होगा। जू फेंग की ये बात सुनकर सर लैंग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और जू फेंग की ओर देखने लगते हैं, जबकि जू फेंग वहाँ से जाते हुए अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हुए एक डेविल स्माइल पास करता है। इसे देख करके तो भाई सर लैंग की हालत भी पतली हो जाती है कि वहीं पे पीछे खड़े रूजी चेंगफेंग हंसते हुए सर लैंग से कहते हैं कि सर लैंग, आपने तो सच में इस बार एक हॉर्नेट के घोंसले में लात मारी है। तो भाई जिन लोगों को हॉर्नेट के बारे में नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता दूं, हॉर्नेट एक टाइप की हनीबी होती है। हनीबी के घोंसले में लात मारने का मतलब तो आप लोग जानते ही हो कि वो हनीबी उस आदमी को आसानी से नहीं छोड़ेगी। तो इस सीन में सर लैंग को देख करके ये बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि सर लैंग को गुस्सा आ रहा है या फिर उनकी फट करके चाल हो गई है। लोग कमेंट में बताना कि क्या हुआ है। इधर सर लैंग इसी पोजीशन में खड़े होते हैं कि तभी पे उन दोनों के बीच में मार्शल डूगो आकर के खड़े हो जाते हैं और सर लैंग से कहते हैं कि खैर हजारों सालों से ये एसोटेरिक डिबेट यहाँ पर हो रही है और यहाँ पे अंदर जो भी एसोटेरिक डिबेट के कंपटीशन में हुआ उस सब के ग्रज यानी कि गुस्से को आप लोग यहाँ पे बाहर नहीं ला सकते, लेकिन अगर दोनों हाउसेस की इच्छा है भी तो वो अपने गुस्से और हेट को रिजॉल्व करने के लिए प्लीज नेक्स्ट आने वाली एसोटेरिक डिबेट तक का वेट करें। इधर मार्शल डूगो का ये सब कहते ही जू फेंग वहाँ से हंसते हुए जाने लगता है, जबकि वहीं पे खड़े सर लैंग जू फेंग को देख हैरान परेशान होते हैं। उसी वक्त यूनाही भी आगे बढ़ता है और चिल्लाते हुए कहता है कि रीजेंट स्टेट, मेरी बात कान खोल करके सुनो कि इस मूवमेंट से हमारा पूरा का पूरा ल्यू क्लैन और तुम एक मोरल एनिमी हो। इधर यूनाही को इतना जोश में देख जू फेंग भी उसकी ओर देखता है। ये सुनकर के जिनियू मेंशन और कैनलैंड पैविलियन के लीडर्स भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, अभी इस समय अगर हम इस वॉर को स्टार्ट करते हैं तो हम जरूर ही इसमें बुरी तरीके से फंस जाएंगे। स्टीवर्ट जू, यूनाही आपके ल्यू क्लैन का एक यंग मास्टर है, तो फिर आखिर वो ऐसा कैसे कह सकता है? इससे तो सच में जंग छिड़ जाएगी। जू फेंग भी उन लोगों की बात सुन हंसते हुए कहता
है कि हमारे यंग मास्टर ने अभी अभी जो भी कुछ कहा उससे आप लोगों में से किसी को भी क्या कोई प्रॉब्लम है। ज़ूफेंग कहता है कि ल्यूक लेन का नाम एक रीजन से है और अब इस समय इस पल से हम और रीजेंट स्टेट एक दूसरे के खिलाफ एक वॉर में हैं। तो अब ज़ूफेंग के इतना कहते ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और नेक्स्ट आने वाले एपिसोड को देखने के लिए जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जिसके बाद मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।